हेलो एवरीवन, लीगल समाचार पे आप सबका बहुत स्वागत है। ये हमारी पहली वीडियो है और हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं और केस लॉ का नाम है रजनीश केवी वर्सेस के दीपा। इसके हम डायरेक्टली बैकग्राउंड पे आ जाते हैं केस के। तो इसमें ये था कि रजनीश केवी सर जो थे वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे और उनके पास 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था बार में, और उन्होंने अप्लाई किया डिस्ट्रिक्ट जज के लिए थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रोड रिजर्व फॉर एडवोकेट्स। उससे पहले क्या होता है, इनका अपॉइंटमेंट फाइनलाइज होने से पहले एज डिस्ट्रिक्ट जज ये अपॉइंट हो जाते हैं मुंसिफ, मतलब सबऑर्डिनेट जुडिशरी में इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं कि क्या कोई जुडिशियल ऑफिसर जिसके पास प्रीवियसली उन्होंने प्रैक्टिस लॉ किया है तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो अब ये हाई कोर्ट में जाता है केस, और जो इसमें सिंगल जज बेंच है केरला हाई कोर्ट की, वो धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2020 का जो केस है इस पर रिलाई करती है। और वो ये हेल्ड करती है कि जो सिर्फ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वही लोग एलिजिबल हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट जज अंडर द बार कोटा। लेकिन जो रजनीश सर हैं वो तो जुडिशियल ऑफिसर हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो नहीं है, वो तो पहले प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे, तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट तो नहीं है। तो इसलिए हाई कोर्ट जो है उनका अपॉइंटमेंट सेट असाइड कर देता है। अब जो रजनीश सर हैं वो चैलेंज कर देते हैं डिसीजन लार्जर बेंच के आगे, और क्योंकि वो उनका आर्गूमेंट ये होता है कि मेरे पास 7 साल का प्रैक्टिस तो है ही बिफोर बिकमिंग जुडिशियल ऑफिसर, तो मैं क्यों एलिजिबल नहीं हो सकता डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। अब जो होता है ये जो केस है, तो अब जो डिवीजन बेंच के आगे जाता है, तो जो केरला हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था सिंगल जज बेंच, वो जो डिसीजन था, तो वही जो डिवीजन बेंच है उसे ही अपहेल्ड कर देती है कि हाँ ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एडवोकेट नहीं है। लेकिन इससे बहुत सारे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज होते हैं आर्टिकल 233 सब क्लॉज 2 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 233 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ये कहता है कि जो पर्सन ऑलरेडी वर्किंग नहीं है यूनियन गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में वही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर वो एज अ लॉयर वर्क कर चुके हैं 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा और उन्हें हाई कोर्ट रिकमेंड करे इस पोजीशन के लिए। अब जो ये होता है कि ये केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, अपील होती है। तो अब काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है वो 9 अक्टूबर 2025 का आया है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, 5 जजेस थे, और आपको 5 जजेस के नाम पता होना चाहिए क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जब जुडिशरी या जो भी आप APO वगैरह एग्ज़ाम देंगे तो उसमें इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो पहले जज हैं वो हैं जस्टिस CGI BR गवाई, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस KV चंद्रन। अब वो एग्जामिन करते हैं ये पूरा डिस्प्यूट बार कोड से रिलेटेड, और वो ये इंटरप्रेट करते हैं कि जो धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट दिल्ली का जजमेंट है 3 जज बेंच का, उसे हम ओवर रूल कर रहे हैं, और इसे ओवर रूल कर देते हैं। और ये हेल्ड कर देते हैं कि कोई भी जो जुडिशियल सर्विस में हैं और उनके पास एग्रीगेट 7 ईयर्स का या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट एंड जुडिशियल ऑफिसर ऑन द रिलेवेंट डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो एलिजिबल हैं टू बी कंसीडर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अंडर आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे सिंप्लीफाई वे में पढ़ते हैं हम। तो इन्होंने ये जजमेंट दिया कि जो भी पर्सन जो जुडिशियल ऑफिसर रहा है या एडवोकेट रहा है और उनके पास जो कंबाइंड 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो फिर वो एलिजिबल हैं। मतलब अगर आप अब जुडिशियल ऑफिसर बन गए सबऑर्डिनेट, लेकिन उससे पहले आप एडवोकेट थे, आपने प्रैक्टिस की थी, तो आपके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, या फिर आप पहले जज थे बाद में आप एडवोकेट बन गए हैं, तो आपका वो जो जुडिशरी का एक्सपीरियंस है वो भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। और अगर कंबाइन आपका मिला के देखा जाए तो 7 साल का एक्सपीरियंस जब हो जाएगा अगर, तो आप एलिजिबल हैं। मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास बार का 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है होना चाहिए। तो वो रजनीश सर के पास तो था क्योंकि वो मुंसिफ होने से पहले एडवोकेट ही थे। तो इसमें ये हेल्ड हुआ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी जजमेंट की, हमें इश्यूज़ जानने होते हैं और इश्यूज़ को क्या कोर्ट ने अपने ओपिनियन दिया वो जानना ज़रूरी होता है। तो पहला जो इशू है वो ये है कि क्या जो जुडिशियल ऑफिसर जो ऑलरेडी 7 ईयर्स एक्सपीरियंस बार में कंप्लीट कर चुके हैं बिफोर बिकमिंग सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर, तो क्या वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए एज अ डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अगेंस्ट बार वैकेंसी। पहला ये है। अब दूसरा जो है वो ये है कि जो एलिजिबिलिटी है अपॉइंटमेंट की एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, तो क्या वो कब देखी जाएगी, अपॉइंटमेंट के टाइम पे देखी जाएगी या टाइम ऑफ एप्लीकेशन पे देखी जाएगी एलिजिबिलिटी। तीसरा ये है क्या आर्टिकल 233 सब क्लॉज 2 में कोई भी एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब है उन लोगों के लिए जो यूनियन और स्टेट के लिए काम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और चौथा इशू ये है कि जो पर्सन सिविल जज है
हाँ, और फिर उसके 7 साल का एक्सपीरियंस भी है उसके पास बार का, या फिर आप ये मान लीजिए कि एडवोकेट और सिविल जज मिला के कंबाइंड एक्सपीरियंस उसका 7 साल का या उससे ज़्यादा, तो क्या वो एलिजिबल है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए अंडर आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। अब जो पहले इशू का आंसर कोर्ट ने दिया वो ये ओपिनियन दिया, जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं उनके पास जो अगर उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है 7 years एक्सपीरियंस इन बार बिफोर दे रिक्रूटेड इन द सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस, मतलब सब मुंसिफ बनने से पहले अगर उनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस था बार में, तो वो एलिजिबल है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। और दूसरा आंसर ये है कि जो एलिजिबिलिटी है अपॉइंटमेंट की डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन देखी जाएगी, ना ही एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तीसरा है कि इसमें ये ओपिनियन दिया है कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 233 सब क्लॉज 2 में, उसमें कोई भी एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब नहीं की हुई है उन लोगों के लिए जो यूनियन और स्टेट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, है ना। लेकिन कोर्ट ने अपना ओपिनियन ये दिया है कि भाई अगर आप जुडिशियल सर्विस में काम कर रहे थे और कर रहे हैं, या फिर और आपके पास और आप पहले एडवोकेट थे और आपका कंबाइंड 7 years का एक्सपीरियंस है, तो आप एज अ डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड होने के लिए एलिजिबल है। और चौथा भी ऑलमोस्ट यही ओपिनियन था इशू का जजिस का, कि जो अगर आप जुडिशियल सर्विस में हैं और या फिर आप एडवोकेट हैं और आपका कंबाइंड एक्सपीरियंस 7 साल या उससे ज़्यादा का है, तो आप एलिजिबल है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अंडर आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चारों इशूज़ का ये ओपिनियन कोर्ट ने दिया। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो मिनिमम एज लिमिट जो प्रिस्क्राइब करी है जजेस ने, वो है 35 ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन की। और कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो हमने जजमेंट दिया है उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करे अपने हाई कोर्ट से और फॉर्मुलेट करे अपने सारे और रूल्स को, अमेंड करे रूल्स को। जस्टिस BR गवाई ने जो जजमेंट दिया है उसके पीछे जो उन्होंने रीजनिंग दी है वो ये है कि वो बोल रहे हैं कि हम ये कंसिडर करते हैं कि हम एडवोकेट्स को और जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, मतलब सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस में है, तो हम उनको एक ही फुटिंग पे रखते हैं, क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप जज हैं तो आपको रूल्स रेगुलेशन और बार में क्या हो रहा है, एडवोकेट्स क्या कर रहे हैं, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग, उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता, जजेस को भी पूरी नॉलेज होती है। तो इसलिए उन्होंने ये ओपिनियन दिया है अपना कि इन सर्विस कैंडिडेट्स और एडवोकेट दोनों इक्वल है, सेम लेवल पे है, इसलिए और वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। अब एक और चीज़ उन्होंने ओपिनियन दी कि कोई एडवोकेट हैं जो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं और पास्ट में वो जुडिशियल सर्विसेज में थे, लेकिन अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब अगर आप उनका कंबाइंड एक्सपीरियंस लेंगे और वो 7 साल या उससे ज़्यादा का है, तो फिर वो एलिजिबल है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी इस जजमेंट की वो ये है कि कोर्ट ने ये कहा कि ये जो 7 साल की हम बार बार बात कर रहे हैं ना, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। वो ये नहीं है कि आपने 5 साल तो वकालत कर ली, चले गए, आप 2 साल के लिए कहीं नौकरी करने फिर आ रहे हैं, आप 10 साल के बाद और 2 साल फिर नौकरी कर रहे हैं, सॉरी वकालत कर रहे हैं, तो मिला के 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, फिर आप कह रहे हैं हम तो भैया एलिजिबल है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, आप ऐसे एलिजिबल नहीं होंगे, आपको ये दिखाना होगा कि 7 साल की प्रैक्टिस जो आपकी है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आपकी लीगल नॉलेज सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए और आप एकदम लॉ से टच में होना चाहिए, तभी तो आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे जब आपके ऊपर इतनी बड़ी ड्यूटी होगी। मेरे हिसाब से तो ये जजमेंट है, कुछ लोग इसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आर्टिकल 233 सब क्लॉज 2 में भी कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है एलिजिबिलिटी का सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, और ये बार में जो एडवोकेट्स हैं वो प्रैक्टिस कर, जो 7 साल है उससे ज़्यादा उनके पास प्रैक्टिस है, तो उनके लिए एलिजिबल होने चाहिए वो, ना कि कोई जजेस होने चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, यूनियन और स्टेट के लिए, लेकिन ये तो एडवोकेट्स के लिए था। तो आप उन दोनों को इक्वल कैसे कर रहे हैं कि एडवोकेट का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, जिसका अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए कुछ लोगों के हिसाब से तो ये जजमेंट सही नहीं है कि इस वजह से इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, बहुत सारी कन्फ्यूजन होंगी। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है कि मुझे ये जजमेंट ठीक लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक जुडिशियल ऑफिसर के पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस होता है
और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके पास 7 साल या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, और या तो वो एक्सपीरियंस फिर कंबाइन हो, तो ऐसे लोग तो एलिजिबल हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों की व्यूज़ जानना चाहती हूँ कि आप लोग इस जजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये पहला वीडियो है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शायद आपको कुछ समझ ना आए, शायद मेरी कोई चीज़ आपको गलत लगे, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और बाकी आप अगर चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी हम आगे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, जो भी जुडिशरी के हैं, यूपी एपीओ के आते हैं, यूजीसी नेट वगैरह के भी, तो हम आगे हल्के हल्के सब डिस्कस करेंगे। बाकी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, जो भी आपको कमी लगे वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।